निदेशक श्री रमेश पांडे सर हमारे बीच जुड़ते हैं। हम कार्यक्रम को विधिवत स्टार्ट कर देंगे। आप सभी निरंतर देख रहे हैं सीआरसी लखनऊ विभिन्न प्रकार के वीडियो ट्यूटोरियल्स और विभिन्न प्रकार के उत्तमोत्तम उन्नयन हेतु आवश्यक विषयों को आपके समक्ष ला करके और उन विषयों पर आप सबकी राय को और पुष्ट बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। सीआरसी लखनऊ का यह प्रयास है कि यह कोविड-19 का ईरा स्वास्थ्य दृष्टिकोण से चाहे जितना प्रभावित करे, लेकिन किसी भी तरीके से बौद्धिक दृष्टिकोण से या हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहिए। और इसी कड़ी में सीआरसी लखनऊ निरंतर आपके समक्ष विभिन्न प्रकार के आयोजनों को, विभिन्न प्रकार के फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रमों को, विभिन्न प्रकार के सशक्तिकरण कार्यक्रमों को आपके बीच ला करके सशक्तिकरण के भाव को और उच्चता प्रदान करने हेतु निरंतर सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हाँ सर, कुछ आर.के. शर्मा जी, क्या आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ सर। निशांत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी बताएं। वॉइस इज नॉट क्लियर। थोड़ा सा जिनके पास आवाज कम पहुंच पा रही होगी, कृपया एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे अपने को, क्योंकि हमारी तरफ से नेट का कोई इशू नहीं है। हमारी आवाज स्पष्ट आप तक जा रही है, फीडबैक भी हमें आ रहे हैं। हमारी तरफ से कोई आपका आवाज क्लियर है, बहुत क्लियर है। आई थिंक कहीं टेक्निकल इशू रहा होगा, इसके लिए किन्हीं को आवाज नहीं जा रही है। जी जी। नीरज मधुकर सर हमसे जुड़ चुके हैं। मैं कार्यक्रम के प्रथम कड़ी में श्री मधुकर सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सीआरसी के इस वेब आधारित पटल पर आपका संपूर्ण सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। विकास सर, क्या निदेशक सर हमसे जुड़ चुके हैं? आदरणीय निदेशक सर, क्या हमसे जुड़ चुके हैं विकास सर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। हाँ नितेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए हम। जी जी, अब आवाज स्पष्ट आएगी नितेश, जी आप तक पहुंचेगी आवाज। हमें इंतजार है हमारे निदेशक सर का। जैसे हमसे जुड़ते हैं हम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कर देंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक जी। नमस्कार नागेश जी। हेलो। सादर नमस्कार सर, सादर नमस्कार। क्या आप संजय साहब जुड़ चुके हैं सर? जी बिल्कुल पहुंच रही है। नमस्कार नमस्कार। संजय साहब जुड़ चुके हैं क्या? सर वही चेक कर रहा हूं मैं भी। जी प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। तो सर मैं आप हेलो। हमारे निदेशक सर हमसे जुड़ रहे हैं। अभी लगभग 5 मिनट का उन्हें समय लगेगा। उससे पहले मैं अपने मुख्य आयोजक श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो सीआरसी लखनऊ में स्थापित हुआ है, उसका परिचय
तथा आज के इस कार्यक्रम का परिचय हमारे बीच रखें। आदरणीय श्री राजीव रंजन सर। थैंक यू नागेश जी। गुड मॉर्निंग ऑल एंड गुड मॉर्निंग मधुकर जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज का जो वेबिनार है ये है अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर डिपार्टमेंट DPWD, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर 7 NIs और 7 CRC में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खुलने जा रही है। ऑलमोस्ट खुल चुकी है, बट ड्यू टू पेंडेमिक इट्स गेटिंग लेट। सो ऑन दैट वन ऑफ द CRC इज CRC लखनऊ ऑल्सो। तो हम लोग बहुत अपने आप को गौरवमयी महसूस करते हैं कि हम लोग पहले फेज में इसके पार्ट है। और ऑलमोस्ट हमारा क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इट्स एवरीथिंग इज रेडी, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर टू इनॉग्रेट द सेंटर। तो उसी के क्रम में जो हमारे मोस्टली जो बच्चे हैं जो डिफरेंटली डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल बच्चे हैं जो बहुत तरह से, तो उसी का हम लोग बीच बीच में पेरेंट्स हो जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में अपने इस वेब संगोष्ठी के माध्यम से, अपने वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि वो लोग कुछ इसमें से सीखते रहें, वो ताकि घर पे कुछ ना कुछ करते रहें। तो इस क्रम में ऑलमोस्ट हम इस मंथ में, आई थिंक लास्ट मंथ और इस मंथ मिला के ये 4th प्रोग्राम है अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, उसी तरह से इस क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लिए भी हम लोग करते जा रहे हैं। तो हमने पहले किया प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, फिर किया डिफरेंट वर्क स्ट्रेटजी फॉर ASD, देन वी हैड आरंभ, देन टुडे इज मोस्टली फॉर द deaf blindness. So this is one of the disability what I feel is difficult, I will say. Okay, सब लोग एक सिंगल होता है तो सब लोग ऑलमोस्ट हम लोग कर देते हैं कि नहीं दिस इज फाइन। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि दिस विल बी द नाइस टॉपिक एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट। एंड रही बात हमारे जो आज के स्पीकर है, जो रेस्पेक्टेड स्पीकर है नीरज मधुकर साहब और संजय मिश्रा साहब, इन लोगों के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जहां तक हमें मालूम है कि इन्होंने इस फील्ड में खास करके डेफ ब्लाइंडनेस में बहुत ज्यादा ही, और ये लोग सबसे पहले जो है ये जो डीप ब्लाइंडनेस के विषय पे इन लोगों ने शुरू किया और कहीं ना कहीं ये इस पे अपनी जो इनकी एक्सपर्टाइज है वो इस फील्ड में दे रहे हैं। तो इसके लिए आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं, आज हमारे जो स्पीकर हैं वो भी आज हमारे बीच में ऑलरेडी नीरज मधुकर साहब जुड़ चुके हैं, जो कि जैसा कि नागेश साहब ने बताया CRC गोरखपुर में ये असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन के कार्य कर रहे हैं। और हमारी आज इस वेब संगोष्ठी में उनका स्वागत है। और इसी के साथ में मैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि ऑलरेडी 12:09 बज गया है, 12:09 10 मिनट होने वाला है, और बिना लेट के हुए, क्योंकि उसका एक और कारण है जल्दी शुरू करने का, आज हम लोग पे एक और वेबिनार है, मीटिंग है जो कि 12:45 से अटेंड करना है। सो हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा टाइम पे खत्म हो जाए ताकि हम लोग उसमें भी जुड़ सके। सो इसी के साथ हम सब आपको स्वागत करते हैं। हमारे निदेशक महोदय जुड़ेंगे और फिर अपना वो वाणी संबोधित करेंगे हम सबको। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नागेश जी को आमंत्रित करता हूँ। Once again I welcome you behalf of our department, our NI, our DPWD and our Mantralaya and all the family of CRC Lucknow. I welcome you all the participants in this webinar. Thank you. नागेश बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका निरंतर आशीर्वचन और कार्य की गति को प्रदान करने हेतु निर्देशन हमें नवीन कार्यक्रमों की संकल्पना रचने में आशीर्वचन प्रदान करता रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा संजय सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदरणीय संजय सर। हाँ, सुन पा रहे हैं जी। सादर प्रणाम है सर आपको। आपका CRC लखनऊ के इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और
अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को, श्री संजय मिश्रा सर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर्व शिक्षा अभियान, वर्तमान एटा जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दृष्टि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग तथा विशेष आवश्यकता वाले 21 प्रकार के दिव्यांग जनों के लिए पूरे जिले में वैश्य शिक्षा से समन्वय स्थापित करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित करते हुए, जिले में समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों के उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत है। आपका डेफ ब्लाइंडनेस में एक लंबा अनुभव है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय में आप अपने महत्वपूर्ण विचार, हेलो सर, इंटरवेंशन हेलो सर, आप डेफ ब्लाइंड पर हमारे बीच रखें। आदरणीय श्री संजय मिश्र सर। हेलो सर। इस वेबिनार में समस्त प्रतिभागीगण तथा ऑर्गेनाइज कर रहे पूरी टीम को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत विगत काफी दिनों के बाद ब्लाइंडनेस पर चर्चा करने हेलो सर, इस तरह का आयोजन किया गया है। इसके लिए हम सीधे अपने चर्चा पर आते हैं। जहां तक डेफ ब्लाइंडनेस की बात है, इस वर्ड से ही पता चलता है कि ऐसा बच्चा या ऐसा पर्सन जिसमें सुनने के साथ देखने में भी समस्या हो, अर्थात डेफ ब्लाइंडनेस वो स्टेज है कि जहां कॉम्बिनेशन ऑफ द हेयरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट जो एक साथ इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है वो दिखता है। इसको काफ़ी लोग डेफ और ब्लाइंडनेस को अलग कर देते हैं, वो ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति जिसे देखने और सुनने में दोनों की समस्या है उसे हम बधिरता कहते हैं, डेफ ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब ये जो डेफ ब्लाइंडनेस है ये दो तरह से परिलक्षित होता है। एक तो बाय बर्थ, ये बच्चा जन्म के समय से ही देखने और सुनने में समस्या आती है। और एक ऐसा स्टेज होता है जो कुछ दिन बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद या 15 साल बाद देखने और सुनने की समस्या आती है, जिसे एक्वायर्ड हम कहते हैं, एक्वायर्ड डेफ ब्लाइंडनेस। दोनों का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग तरह से दिखता है। अगर बाय बर्थ है तो निश्चित रूप में उस बच्चे में काफ़ी एरियाज में समस्या आएगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि वो बाय बर्थ ब्लाइंडनेस है और 5 साल बाद या 10 साल बाद उसको हेयरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस पर कहीं कुछ एरिया में कम इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हम उसको किसी दिशा और दशा तय करने में आसानी होता है। लेकिन जो ये बाय बर्थ होता है वह निश्चित रूप से बहुत टिपिकल होते हैं। क्योंकि डेफ ब्लाइंडनेस का बच्चा आइसोलेट होता है, क्योंकि उसे सुनने में भी समस्या है, देखने में भी समस्या है, तो सबसे बड़ी जो समस्या उसकी होती है कम्युनिकेशन की होती है, संप्रेषण की होती है। अगर संप्रेषण ही नहीं हो रहा है, वो बच्चा किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका जो सोशल डेवलपमेंट है, जो सामाजिक विकास है और जो और एरियाज हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। ऐसे बच्चे को आइडेंटिफिकेशन जितने भी जल्द हम कम उम्र में कम कर लेते हैं, तो उसका जो इंटरवेंशन होता है वो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। क्योंकि डेफ ब्लाइंडनेस से जो संप्रेषण बाधित होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल में समस्या आती है, उससे बच्चे का निश्चित रूप से कई सारे एरियाज डिफिकल्ट हो जाते हैं, चाहे वो
सिबलिंग के साथ रहना हो, पेरेंट के साथ रहना हो, और सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि पेरेंट एक्सपेक्टेशन क्या है उस बच्चे के साथ, अभिभावक की अवधारणा क्या है, वह उस बच्चे के इंटरवेंशन पे काफी महत्व प्रदान करता है। और किसी भी स्पेशल एजुकेटर को या रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल को काम करने में आसानी होती है यदि उसे पेरेंट सपोर्ट मिलता है। इसके आइडेंटिफिकेशन को, चिन्हीकरण को हम दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे बच्चों का मेडिकल चेकअप होना आवश्यक है, क्योंकि यदि बच्चे में थोड़ा सा भी रेडिजुअल विजन है, थोड़ा सा भी उसमें देखने की क्षमता है, तो उस बच्चे को उस बच्चे की वो स्ट्रेंथ होती है, और उस स्ट्रेंथ को लेकर के हम आगे इंटरवेंशन का प्लान करते हैं। इसी प्रकार अगर बच्चे में सुनने की जो क्षमता है वो थोड़ी बहुत है, तो उसका भी हम प्रयोग करके और बच्चे का कम्युनिकेशन डेवलप करने में हमारी प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो मेडिकल चेकअप बच्चे का जरूरी है, जिससे ये पता चल पाए कि इस बच्चे का हेयरिंग लॉस कितना है और विजन लॉस कितना है। क्योंकि इसके जो काजेज हैं अगर उनको हम देखते हैं तो ऐसे बच्चों में विजन और हेयरिंग के साथ और भी समस्याएं होती हैं, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ साथ कुछ बच्चों में फिजिकल भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे अगर हम 4 सिंड्रोम का बच्चा मिलता है तो 4 सिंड्रोम के बच्चे में निश्चित रूप में उसमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है और फिजिकली भी वो वीक होता है। तो उसके कारण पे जो काजेज हैं उस पे डिपेंड करता है कि बच्चे पे डेफ ब्लाइंडनेस का कितना इफेक्ट है, और उसके साथ और एरियाज और जो स्किल्स हैं उसके कितने इफेक्टिव हो रहे हैं। इसको हम एक स्मूथ चार्ट के माध्यम से जानते हैं। स्मूथ चार्ट SNOW, S से हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, N से नीड। अगर स्ट्रेंथ पता है तो ये पता चलता है कि बच्चे की नीड क्या है, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन केवल डेफ ब्लाइंडनेस से नहीं कि उसको तो पता ही चल जाएगा कि इसको हेयरिंग और विजन लॉस है, क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट स्टेज है उसमें जब जाते हैं तो देखते हैं कि अगर बच्चे को हेयरिंग है, वो सुनाई दे रहा है तो हेड मूवमेंट करेगा, अगर विजन है तो आई मूवमेंट करेगा, कोई टॉयज देखेगा या जो भी जिस तरह के घर में वह उसके वातावरण में वो सामग्री होंगी उसको देखेगा तो कोई मूवमेंट करता है। लेकिन क्योंकि जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो तो इस चीज को समझते हैं, लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं कि कहते हैं अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो कहते थे वो तो उनका बच्चा बहुत देर से बोला था, ये भी बोलेगा, और उसके चक्कर में उसका मेडिकल असेसमेंट नहीं हो पाता। तो इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 तरह के हम प्लान करते हैं, एक तो मेडिकल असेसमेंट और दूसरा फंक्शनल असेसमेंट। फंक्शनल असेसमेंट जो हम लोग करते हैं, स्पेशल एजुकेटर करते हैं, पेरेंट के साथ बैठ के करते हैं, टीचर के साथ बैठ के करते हैं। तो ये सारे फंक्शनल असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम एक स्नो चार्ट के माध्यम से बच्चे की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर उसमें स्ट्रेंथ, अगर विजन थोड़ा सा है तो उसको हमको कैसे यूज करना है, उसके लिए किन एड एंड अप्लायंसेस की जरूरत है, या हेयरिंग यूज करना है तो उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग देना है कि हेयरिंग एड लगाना है, तो ये सारी चीज उसके नीड में आ जाते हैं। और उस नीड को देखते हुए उस बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, अवसर क्या है, अगर वो अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलेगी तो निश्चित रूप में उस बच्चे में हम कुछ कर सकते हैं। और बैरियर क्या है, बाधाएं क्या क्या हैं, जैसे पेरेंट सपोर्ट है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ये सारे बहुत जगह नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। या पेरेंट सपोर्ट उसकी अवधारणा यही है कि ये तो अगर देख पाता है न सुन पाता है तो क्या कर सकता है। अब अलग अलग एरिया में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे में कम्युनिकेशन, ऐसे बच्चे कम्युनिकेट तो करते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जो कम्युनिकेट न करे, बट जो डेफ ब्लाइंड बच्चा होगा वो जो जिस तरह कम्युनिकेट करता है उसे हम नहीं समझ पाते, पेरेंट नहीं समझ पाते, सिबलिंग नहीं समझ पाते, इसलिए वो बच्चा आइसोलेट हो जाता है।
और सबसे जो दिक्कत आती है जब ऐसे बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं तो उनके, जैसे हम आप हैं, अपना चाहे संगीत सुनते हैं, चाहे अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, जो भी चीजें हम एडिशनल यूज करते हैं, तो उस बच्चे में वो अपने आप को एक इंटरेस्ट, कैसे वो आइसोलेशन में रहता है उस समय उसका तमाम सारे बिहेवियर्स प्रॉब्लम होने लगते हैं। ऐसे विजन प्रॉब्लम है तो बहुत बच्चे आई ब्लिंकिंग होने लगती है, कोई हैंगिंग करता है, सर पे हाथ मारता है। तो जब ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं तो उन बच्चों में होती है कि जब बच्चा का विजन लॉस है, हेयरिंग लॉस है, और वो 8 साल 10 साल 6 साल तक एक जगह पड़ा हुआ है, उसका कोई इंटरवेंशन नहीं हो रहा है, तो उसमें इस तरह के तमाम सारे बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लक्षण, तो विजन और हेयरिंग का लॉस, अब वो कितना अमाउंट है, कितना डिग्री है, उसको हम मेडिकल के माध्यम से जान सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं उनके अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। एक तरह का कोई ऐसा नहीं बच्चा मिलेगा कि 4 बच्चे हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम है। डेफ ब्लाइंडनेस में सभी बच्चों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, और 60% जो स्टूडेंट होते हैं वो फिजिकली डिसबिल्ड भी होते हैं। और कॉग्निटिव, चूंकि उसको हेयरिंग लॉस है, विजन लॉस है, तो उसके साथ स्वाभाविक है कि उसका जो कॉग्निटिव लेवल होगा वो भी कम होगा। अब जो बच्चे एक्वायर्ड, जो बाद में होते हैं, उसको पहले विजन लॉस है, फिर हेयरिंग लॉस हो गया, तो उनकी जो कॉग्निटिव लेवल होती है वो अच्छी होगी। कॉमन प्रॉब्लम जो सभी बच्चों में देखा जाता है, तो हमने आइसोलेशन की बात किया। दूसरा कम्युनिकेशन और मोबिलिटी। निश्चित रूप में जब उसको विजन लॉस है, हेयरिंग लॉस है, तो उसका जो मोबिलिटी भी कहीं कहीं बाधा होगी, क्योंकि बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगी। उसको जो हम टेक्निक जो देते हैं वो टेक्निक को फॉलो करने में समस्या आती है। तो इस तरह से अलग अलग डेफ ब्लाइंडनेस जो बच्चे होते हैं या जो पर्सन होते हैं उनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने के नाते क्या वो इंडिपेंडेंट जो है ट्रेवलिंग नहीं कर पाते, उनको जो है अपने आप को कहीं एडजस्टमेंट करने में, किसी वातावरण में अपने आप को ढालने में समस्या होगी। और क्योंकि उसके साथ जिन बच्चों को फिजिकली भी प्रॉब्लम होती है तो उनको जो टेक्नोलॉजी है वो भी यूज करने में समस्या होती है, और टेक्नोलॉजी में भी हेयरिंग विजन का मोस्टली जरूरत पड़ता है, इसलिए जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज करने में इन बच्चों को समस्या आती है। तो कोई भी बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके 3 स्टेज में हर बच्चे का लाइफ रोल होता है, जीवन शैली होती है। पहला सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मेंटेनेंस, जिसमें बच्चा कपड़ा पहनना, खाना खाना, खेलना, ये सब अपने घर में सीखता है, अपने घर के परिवेश में सीखता है। और दूसरा सेल्फ एडवांसमेंट, जब वो किसी विद्या स्कूल में आता है, टीचर के साथ आता है। अगर हमारा CWSN है तो जैसे स्पेशल एजुकेटिव के पास आता है, तो वहां से उसका सेल्फ एडवांसमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब उस समय उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किस तरह का उसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, किस तरह से उसका ट्रेनिंग प्लान बना हुआ है, वो उसे आगे की तरफ ले जाता है। और सबके जब सेल्फ एडवांस बच्चा शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसका एक एम और ऑब्जेक्टिव तय हो जाता है, तो सबको एक जॉब की जरूरत होती है, चाहे वो व्यवसाय करे, चाहे वो साइंटिस्ट बने, चाहे इंजीनियर बने। अब इस दिशा में हम इन बच्चों के लिए अगर सोचते हैं तो निश्चित रूप में हम अच्छा काम कर सकते हैं, और बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको हम जॉब ओरिएंट कर सकते हैं। तो अब हम जब डेफ ब्लाइंडनेस में देखते हैं तो सेल्फ मेंटेनेंस से ही हमको उस बच्चे को सिखाना पड़ता है। इनको ब्रशिंग करना भी सिखाना पड़ता है, बटनिंग अनबटनिंग सिखाना पड़ता है, स्पून से खाना हो या हाथ से उसको भी सिखाना पड़ता है। तो ये सारे स्किल्स जो हैं इन बच्चों में बाधित होते हैं, क्योंकि न ये देख सकते हैं और न सुन सकते हैं। लेकिन अगर इन बहुत ऐसे केस होते हैं, बहुत ऐसे किड्स होते हैं जिनको रेडिजुअल विजन होता है या रेडिजुअल हेयरिंग होता है,
अगर बच्चे को साइट में सेंट्रल विजन लॉस है और उस पे साइट भी है, उसको पेरिफेरल विजन है, तो साइट से हम ओपन साइन की बात कर सकते हैं, ओपन साइन सिखा सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं है, ना तो सेंट्रल विजन है ना पेरिफेरल विजन है, तो उससे फिर टैक्टाइल साइन लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन जो फंक्शनल असेसमेंट है वो जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हम उसके लिए इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। चाहे साइन लैंग्वेज, टैक्टाइल साइन लैंग्वेज, ट्रैकिंग है, टैक्टाइल फिंगर स्पेलिंग है, ये सारे जो टेक्निक हैं कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, ये सारी चीजें जितना ही हम गहराई से उसका फंक्शनल असेसमेंट कर लेते हैं उतना ही इसका हम सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे में विजन है थोड़ा बहुत और हम उसको इग्नोर कर गए और उसे टैक्टाइल साइन लैंग्वेज सिखाना चालू कर दिए, तो जो वो देख रहा है वो भी उसका बाधित हो जाएगा। इसी तरह से उसकी अगर कुछ हेयरिंग है, कुछ सुनाई दे रहा है नजदीक से 1 फीट से या उसके कान के पास जाके अगर हम बोलते हैं उसे सुनाई दे रहा है, तो उसको हम ट्रेनिंग के माध्यम से उसको मेंटेन रख सकते हैं और उसका भी हम उसके स्पीच डेवलप के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत क्लियर नहीं, अगर थोड़ा सा हेयरिंग है उसके बच्चे के पास, तो हम उसको तमाम जो स्पीच डेवलपमेंट के मेथड हैं उस मेथड को यूज करके बच्चे में थोड़ा बहुत हम स्पीच ला सकते हैं, जिससे वो अपने नीड को क्लियर नहीं तो किसी भी मोड से वो बता सकता है कि हमारी ये नीड है। तो इस तरह से जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए वो बहुत ही डेफ ब्लाइंडनेस के किड्स के साथ बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है संप्रेषण एक अम्ब्रेला की तरह है और उस अम्ब्रेला में जो तीलियां लगी होती है वो सारे मेथड हैं स्पीच की या कम्युनिकेशन के जो मोड हैं वो सारे मोड हैं। वो फिंगर जो है पाम प्रिंटिंग हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, ये सारे मेथड्स हैं, कम्युनिकेशन मोड्स हैं जिसका हम प्रयोग डेफ ब्लाइंडनेस के साथ करते हैं, डेफ ब्लाइंड किड्स के बच्चों के साथ करते हैं। तो हमारा जो असेसमेंट है जितना अच्छा होगा उतना ही हम इनके लिए इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। तो जो मोस्टली देखा गया है जो इनके काजेज हैं वो चार सिंड्रोम है, रूबेला सिंड्रोम है। तो चूंकि सिंड्रोम होता है तो निश्चित रूप से अगर हम सिंड्रोम को परिभाषित करें तो कई कैरेक्टरिस्टिक्स जब एक ही बच्चे में उभर के आ जाते हैं तो उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो इस तरह से जेनेटिक सिंड्रोम, चार्ज डाउन ट्राइसोमी 13, असर सिंड्रोम, मल्टीपल कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज, हाइड्रोसिफेलिस बच्चे का सिर बड़ा होना, माइक्रोसिफेलिस छोटा होना, तो इस तरह से काजेस देखे जाते हैं। प्री मैच्योरिटी एंड स्मॉल फॉर, ये जो इनके प्री मैच्योरिटी हो जाती है उससे बच्चे में विजन, हेयरिंग का लॉस होने के चांस होते हैं। तो जो काजेज हैं वो हमें नहीं कह सकते कि इससे यही हो सकता है, लेकिन हम ये संभावनाएं होती हैं कि इनसे बच्चे में डेफ ब्लाइंडनेस और उसके साथ और समस्याएं आ सकती हैं। तो इस तरह से काजेज देखे गए हैं। तो जितना ही कम एज में हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेंगे उतने ही अच्छे से हम उसका इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसे हम शुरू से ऑडिटरी ट्रेनिंग या विजुअल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज कर रहे हैं तो जो उसमें जो बनी हुई स्ट्रेंथ है, जो हम स्नो चार्ट से उसका पता करते हैं स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, नीड, उस पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चूंकि हर जगह वो सारे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनको फिजियो की भी जरूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, स्पीच थेरेपी की, और केवल स्पेशल एजुकेटर ही इन सारी चीज़ों को नहीं देख सकता है। तो इसके लिए टीम वर्क की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में भी ऐसा प्लान, ऐसे एक्टिविटीज का निर्धारण करना चाहिए कि जिससे हमारा ऑक्यूपेशनल भी उसमें चलता रहे, फिजियो भी चलता रहे और स्पेशल एजुकेशन की भी बात होती रहे। तो इसके लिए भी
एक इसके लिए भी ट्रांसप्लेनरी अप्रोच का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 चीजें एक साथ चलती हैं। ऐसे एक्टिविटीज का प्लान किया जाता है जिसमें 3 चीजें, फिजियो भी चलता है, ऑक्यूपेशन भी चलता है और स्पेशल एजुकेशन भी चलता है। तो इस तरह के एक्टिविटीज का प्लान किया जाना चाहिए, और ये तभी प्लान हो सकता है जब बच्चे का फंक्शनल असेसमेंट क्लियर होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन एरिया में भी, सोशल एरिया में भी, विजुअल एरिया, हेयरिंग एरिया, तो जो भी उसके ये सारे स्किल्स को हमको असेस करना होगा फंक्शनल के रूप में, क्रियात्मक के रूप में, कि इस एरिया में बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है। जो कर रहा है बच्चे की हमेशा क्षमता देखी जाती है कि उसके अंदर है क्या, जो चीज है उसी को लेके हमको आगे बढ़ना है। कि अगर बच्चे का हाथ यहाँ तक आ रहा है, उसका हाथ जो है मुंह तक नहीं आ पा रहा है, तो जहाँ तक आ पा रहा है वहां तक उसे खुद लाने का हमको सब वो करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और जहाँ से नहीं मुंह तक आ पा रहा है वहां हमको फिजिकल सपोर्ट करना चाहिए, जिससे इसी को ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं, कि बच्चे में जो क्षमता है उसका पूरा प्रयोग किया जाए और जहाँ आवश्यकता है वहाँ उसे सपोर्ट किया जाए, जिससे जो उसके अंदर की क्षमता है वो यूज हो। और वो तभी हम कर पाएंगे जब बच्चे का आइडेंटिफिकेशन स्किल वार, उसकी जिसको हम कौशल विकास कहते हैं हर एरियाज में, चाहे वो विजुअल स्किल हो, हेयरिंग स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, सोशल स्किल हो, वोकेशनल स्किल हो, इन सारे स्किल पे जब हम उसका चिन्हीकरण, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो निश्चित रूप में एक नया प्लान, हम अच्छा प्लान दे सकते हैं, जिसको स्मार्ट प्लान कहते हैं। कि ऐसा प्लान हो जो सुपरविजन का भी उसमें काम हो, मोटिवेशन का भी काम हो, अकाउंटेबिलिटी हो कि हम कर क्या रहे हैं तो उसका रिस्पांस क्या आ रहा है वो हम बताने के स्थिति में हों। और तभी वो अकाउंटेबल होगा जब हम उसका सही अप्रोच का प्रयोग करेंगे, सही आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सही असेसमेंट करेंगे और सही इंटरवेंशन प्लान करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसे भी बच्चे, डेफ ब्लाइंड बच्चे भी जॉब में हैं, कर रहे हैं, उनका अच्छा स्किल है, वो एलाउन ट्रेवलिंग भी कर लेते हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन मोड्स हैं उनका प्रयोग करके और बिना स्पीच के भी वो ये सारा चीज कर लेते हैं, चाहे पाम प्रिंटिंग करके या वो जो है ब्रेल का यूज करके या साइन लैंग्वेज तो सब लोग जानते नहीं हैं, तो उसके जगह पे पाम प्रिंटिंग या पेपर पे का यूज करके। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन मोड हैं जिसको हम इन बच्चों में डेवलप कर सकते हैं और उसे किसी एरियाज में उसे हम तैयार कर सकते हैं कि वो कुछ न कुछ कर सके। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं, जिनको जो उनका इंटरवेंशन नहीं, अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो पाता है, उनमें तमाम सारे बिहेवियर प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जो इनमें डेफ ब्लाइंडनेस में जो बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो आई पोकिंग हो, चाहे आई ब्लिंकिंग हो, चाहे वो हैंगिंग हो, हेड हैंगिंग हो, इससे इंजर्ड होने का संभावना रहता है कि बच्चा बार बार सर पटक रहा है या दांत से हाथ को काट रहा है तो इंजर्ड हो जाता है, तो उससे तमाम सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे चीजों को जब जितना ही इनको, जितने जल्दी इनका आइडेंटिफिकेशन होगा, जितने जल्दी इनका इंटरवेंशन होगा, उतना ही हम इन बच्चों में हम कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं और इनके कम्युनिकेशन, क्योंकि सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन और वही सबसे ज्यादा लैक होता है, क्योंकि 95% जो है जो हम सीखते हैं वह देख करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं। अब आप जब 95% चीजों को हम नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं तो 5% से कैसे हम सरवाइव करेंगे और कैसे इनको, इन बच्चों की के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए केवल यही इनके लिए है कि अगर हम अच्छी प्लानिंग कर लेंगे तभी हम जा करके इनको कोई दिशा दशा इनकी बना पाएंगे और इनको कहीं न कहीं किसी एरियाज में
तमाम ऐसे हैं डेफ ब्लाइंड बच्चे जो लिफाफा बनाने का काम करते हैं या कैंडल बनाने का काम करते हैं और उससे उनका काम चलता रहता है। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग में ला सकते हैं। और अब तो तमाम सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके और ये अच्छा काम कुछ न कुछ अच्छा स्किल इनमें डेवलप हो जाती है। कंप्यूटर भी डेफ ब्लाइंड कंप्यूटर भी ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जाज और उसको जाज का तो ब्रेल का जो डाट होता है उसके माध्यम से ये कंप्यूटर का भी यूज करते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं डेफ ब्लाइंडनेस के, चाहे वो बॉम्बे में जमीर और धमाले हों। तो इस तरह के लोग हैं जो आज जॉब में हैं और उनकी मैरिज भी हो गई है, बच्चे भी हैं, तो लेकिन उनका इंटरवेंशन, उनकी प्लानिंग, उनके साथ एजुकेटेड जो काम कर रहे हैं बहुत ही डिवोटेड होकर काम किए हैं, तब आज उनको इतना आगे ले जा पाए। तो चूंकि तो इस तरह से हम जो चूंकि बहुत कम समय में ये इंफॉर्मेशन थी और हम लोग इलेक्शन में भी लगे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इस पे आपके लिए तैयारी नहीं कर पाए हैं। फिर भी जितना हमारा अनुभव है उस अनुभव को मैंने आपसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका एक एक अनुभव और धरातल से जुड़ा हुआ एक एक पक्ष हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए नवीन ऊर्जा और नवीन ज्ञानार्जन का एक भाव प्रदर्शित करेगा डेफ ब्लाइंडनेस के विषय में। अब मैं अपने द्वितीय वक्ता श्री नीरज मधुकर सर को आमंत्रित करता हूं। नीरज मधुकर सर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन CRC गोरखपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष शिक्षा में आप एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं तथा विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए समाज में रह रहे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के कुशल ज्ञानार्जन और उनके सामाजिक उत्थान हेतु आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री नीरज मधुकर सर, आप आए और प्रिवेंशन ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस पर अपने विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। श्री नीरज मधुकर सर। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश सर। आज के इस ऑनलाइन वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे CRC लखनऊ के माननीय निदेशक डॉक्टर रमेश पांडे साहब, सम्मानित वक्ता और मेरे बड़े भाई तथा जिला समन्वयक समावेशित शिक्षा जनपद एटा से श्री संजय मिश्रा साहब, जिनको मैं अभी सुन रहा था, कार्यक्रम समन्वयक श्री राजीव रंजन जी, विकास मिश्रा जी, नागेश पांडे जी, श्रीमती सविता शुक्ला जी और टीम CRC लखनऊ के सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, कार्यक्रम से जुड़े हुए सम्मानित प्रतिभागीगण, दिव्यांगजन, उनके अभिभावकगण, सम्मानित विशेष शिक्षकगण, पुनर्वास व्यवसायीगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं अपनी तरफ से और CRC गोरखपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से आभारी हूं श्री पांडे साहब का, जिन्होंने हमें वक्ता के रूप में आप लोगों से मुखातिब होने के लिए अवसर प्रदान किया है। मैं अभी सुन पा रहा था जैसा कि श्री संजय मिश्रा साहब से, उन्होंने डेफ ब्लाइंडनेस के अलग अलग पहलुओं को छुआ, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट, उसके कॉजेज और शॉर्ट एनालिसिस किस तरीके से उसका किया जा सकता है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज है और थ्रेट्स है, ये चारों पहलुओं को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है और उसके आधार पर किस तरीके से अपनी प्रोग्राम प्लानिंग की जा सकती है, इसके ऊपर बहुत विस्तार से उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। किस तरीके से एक्वायर्ड और एडवेंटिशियस, ये दो अलग अलग तरह के डेफ ब्लाइंडनेस की जो कंडीशन होती है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय रखी है लोगों के सामने। इस पर भी हमने उनको सुना और निश्चय ही जो कुछ भी उन्होंने बतलाया है वो करीब करीब, अगर मैं सही हूं तो 17-18 साल कम से कम, क्योंकि मैं अगर सही हूं तो सर पहले या दूसरे बैच के डेफ ब्लाइंडनेस के एक्सपर्ट रहे हैं जो वहां पे ट्रेनिंग लिया था उन्होंने पायनियर इंस्टीट्यूट मुंबई से, जो नवी मुंबई में स्थित है, हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ एंड डेफ ब्लाइंड, और हम लोग दोनों गुरु भाई रहे।
और मैं एक बार फिर से उनका भी स्वागत करता हूं। नागेश साहब, क्या प्रेजेंटेशन हमारा वहां से चला पाएंगे? नागेश साहब, क्या प्रेजेंटेशन चला पाएंगे क्या? प्रेजेंटेशन आ रही है सर आपकी? प्रेजेंटेशन ओके आ रही सर, है। ओके ओके सर, ओके। जस्ट एक मिनट, हमको इसको पिन करना पड़ेगा। ये किनके नाम से चल रहा है सर? नागेश पांडे नाम के आईडी से, मेरी ही आईडी से प्रेजेंटेशन हो रही है। ओके सर, ओके। सेकंड स्लाइड खुली हुई है। जस्ट एक मिनट। हाँ, बढ़िया। सो इसमें हम लोग अगर देखते हैं प्रिवेंशन को, तो प्रिवेंशन को 3 भाग में बांटा जा सकता है, जिसको प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन, ये 3 रूपों में देखा जाता है जब मेडिकल साइंस के आधार पर देखते हैं तो। और उसमें ये देखा जाता है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसके अंतर्गत प्रायः इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि जिस डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिस डिजीज की बात करते हैं, जो डिजीज डिसेबिलिटी के रूप में आगे लीड करता है, उस डिजीज को ही कंट्रोल कर लिया जाए, उस डिजीज को या डिसेबिलिटी को होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए, तो उसको प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर देखा जाता है। जबकि जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसमें अगर कोई इस तरह का डिसेबिलिटी आती है, डिसेबिलिटी या उसके डिजीज के लक्षण दिखते हैं, तो उसके सिम्टम के आधार पर उसको आगे बढ़ने से रोकना, उसका ट्रीटमेंट करना, उसका मेडिकल जो भी उसके लिए इलाज संभव है उसको करना, ताकि दिव्यांगता को समाप्त किया जा सके या उसके प्रभाव को कम किया जा सके। और जो टर्शियरी प्रिवेंशन है उसके अंतर्गत देखा जाता है, उसके अंतर्गत जो प्रयास किए जाते हैं वो इस आधार पर प्रयास किए जाते हैं कि दिव्यांगता अगर पूर्णकालिक हो गई है, जिसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह के प्रबंधन किए जाएं ताकि उस दिव्यांगता के प्रभावों को कम किया जा सके, उस दिव्यांगता के प्रभाव को कम करते हुए जीवन स्तर को सुधारना, उसको उत्क्रमित करना, ये तीनों तरह के प्रिवेंशन का जिस्ट है। और सर स्लाइड आगे बढ़ाते चलेंगे। हमने इसमें एक स्लाइड रखा है यूनिवर्सल प्रिवेंशन। यूनिवर्सल प्रिवेंशन का मतलब होता है जो इंटायर पॉपुलेशन है, इंटायर पॉपुलेशन मतलब पूरे देश का पॉपुलेशन हो, पूरी कम्युनिटी का पॉपुलेशन हो, या जितने भी स्तर पर ये प्रभाव अपना दिखाता है डिसेबिलिटी, सो पूरे नेशन के स्तर पर इंटायर पॉपुलेशन को उस तरह के जो लक्षण दिखे हैं या जो डिसेबिलिटी की स्थिति दिखती है उसको प्रिवेंट करने के लिए किस तरीके के प्लानिंग किए जाए, तो उसको यूनिवर्सल प्रिवेंशन के तौर पे देखा जाता है, जिसमें इंटायर पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। इसके बाद जो कंडीशन है हम देखते हैं कि किस तरीके से प्राइमरी प्रिवेंशन, अलग अलग क्या प्राइमरी प्रिवेंशन दिए जा सकते हैं। अभी बहुत विस्तार से संजय साहब ने कॉजेस के बारे में भी बतलाया था, जिसमें मैं सुन रहा था कि उन्होंने जो सामान्य कॉजेज है, माल न्यूट्रिशन के बारे में है, मदर्स एज के बारे में है, या एक्सरे रेडिएशन के बारे में है, ट्रोमेटिक इंजरी के बारे में है, चाहे वो फिजिकल ट्रॉमा हो या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, उसका साइड इफेक्ट है, ड्रग का साइड इफेक्ट है, तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने की जरूरत है। और साथ साथ जो हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी है, हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी को बढ़ावा देना, इम्यूनाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना, इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो लसीकरण है, टीकाकरण है, उसको मजबूत करना, और ये सारे प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आते हैं ताकि डिसेबिलिटी को या डिजीज को होने से पहले ही रोका जाए। सर ने एक अभी बड़ी अच्छी बात बतलाई थी, खास करके फोकस किया था उन्होंने मम्स, मीजल्स और रूबेला के ऊपर। ये रूबेला जो है, खसरा जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये खसरा बहुत ही खतरनाक समस्या है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है खसरा की समस्या में, वो देखने को मिलता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मदरहुड की कंडीशन है
तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। पहला तिमाही जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है और उसमें कंसीवनेस से पहले मदर को रूबेला का इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है। डॉक्टर का कंसल्टेंसी बहुत जरूरी है ताकि बच्चे को डेवलप होने में, जो फीटल की डेवलपमेंट है उसको प्रॉपर रखने में कोई समस्या न हो। रूबेला अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, प्रायः ये 25% जो केसेस मिलते हैं रूबेला के, जो बाय बर्थ रूबेला आता है बच्चों में, मदर से जो बच्चों में रूबेला आता है उसमें 25% केसेस ऐसे मिलते हैं देखने को जो पहले तिमाही में ही पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। और इसका प्रभाव जब होता है तो जो आंख बनने का सेल है, ईयर जो कान बनने का सेल है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने का जो सेल है, हार्ट बनने का जो सेल है, वो सारे सेल को बहुत स्ट्रांगली ये इफेक्ट करता है, बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है और उसकी वजह से, रूबेला की वजह से मल्टीपल डिसेबिलिटी आती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस की कंडीशन आती है। अब उसमें मिसकैरेज की समस्या हो जाना या बर्थ जो है वो एबनॉर्मलिटीज के साथ बर्थ, मतलब बच्चे में अलग अलग तरह की दिव्यांगताएं, नॉट ओनली हियरिंग और विजन का प्रॉब्लम, लेकिन दूसरी तरह की दिव्यांगताएं भी इसके साथ देखने को मिल सकती है। माइक्रोसिफेली का भी केस इसकी वजह से, रूबेला की वजह से हो सकता है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको मेंटल रिटार्डेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके लक्षण भी सामने दिखाई दे सकते हैं। कैटरेक्ट्स और ग्लोकोमा के लक्षण इसकी वजह से दिखाई दे सकते हैं। दूसरे आंख के जो अलग अलग डिजीज हैं वो भी इसके सामने दिख सकते हैं। ये केवल रूबेला का एक नेगेटिव इम्पैक्ट को सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि कितना घातक बीमारी है ये। हो सकता है कि जन्म के समय समस्या न हो, लेकिन रूबेला के बाद, रूबेला से अगर इन्फेक्टेड है बच्चा तो बाद की परिस्थितियों में इसकी वजह से डायबिटिक कंडीशन और हाइपरटेंशन की समस्या आ सकती है लेटर स्टेज में, लेट ऑनसेट में। इसकी वजह से लीवर प्रभावित हो सकता है, डेंटल एबनॉर्मलिटी जा सकती है, दांत में टेढ़ा मेढ़ा दांत हो जाना या उसका पूरी तरह से स्वस्थ न होना, इस तरह की कंडीशन आ सकती है। खास करके राजीव साहब इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं अभी वेबिनार में और इस बात से सहमत होंगे कि जो डेफनेस की कंडीशन आती है इसमें बहुत कम ऐसे केसेज हैं जिसमें रूबेला से संक्रमित होने के बाद डेफनेस जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के तौर पे आए। मैक्सिमम केसेज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के आते हैं इसमें, जो करीब करीब उसकी सिवियरिटी प्रोफाउंड कैटेगरी, सीवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी की तरफ डिनोट करती है और उससे कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, इन दोनों का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो सारे बच्चे हैं उनको ये हमेशा, खास करके मदरहुड की कंडीशन में माँ को ये हमेशा सलाह दी जाती है कि उसको मम्स, मिजल्स और रूबेला, इन तीनों का इंजेक्शन, उन तीनों का टीकाकरण समय से जरूर हो जाए, वो डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहे। और जो बच्चा जन्म लेता है उसको जन्म के टाइम में ही रूबेला का इंजेक्शन जरूर लगे, खसरा का टीका जरूर लगे, ताकि आगे चल करके उसके साथ कोई समस्या न हो। दूसरी जो सबसे बड़ी परिस्थिति है, सबसे बड़ा जो कारक है, जिसको चार्ज सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ये चार्ज एक एब्रिविएशन है और उसमें CHARG इसका एक विस्तारित रूप है। चार्ज में C का मतलब होता है कोलोबोमा ऑफ आई। कोलोबोमा ऑफ आई का मतलब होता है आंख को, अगर जब आप देखेंगे, सामान्य व्यक्ति के आंख को देखेंगे तो बीच में जो काला वाला पोर्शन होता है जिसको आइरिस बोलते हैं, आइरिस के बीच में भी एक प्यूपिल की कंडीशन होती है। प्यूपिल मतलब काले वाले के बीच में भी एक छोटा सा मसूर के दाने के समान एक छोटा सा पार्ट होता है जो एक्चुअली ऊपर से कॉर्निया के लेयर से ढका रहता है, लेकिन उसके अंदर में वो पूरी आर पार संरचना है, बीच में केवल लेंस आता है और लाइट को जाने के लिए वो पूरा विंडो की तरह काम करता है। सो वो प्यूपिल का जो साइज है, जो शेप है, वो गोल ना हो करके की होल शेप में हो जाता है। जैसे ताले में जिस तरीके से बना हुआ रहता है चाबी डालने के लिए होल, उस तरह का होल हो जाता है। दूसरी कंडीशन कोलोबोमा की कंडीशन में और आती है कि जो आईलिड्स है हमारे, पूरा का पूरा जो आंखों की पुतलियां हैं, ये जो बंद होने का काम करती है, ये कई बार स्टक हो जाता है और ये आंखों का बंद होना खुलना ये बंद हो जाता है, ये उसमें कंटिन्यू नहीं चल पाता है।
ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। सो आंख से संबंधित ये मेजर समस्या है जिसमें आंखों का एकोमोडेशन, आंखों का शटडाउन होना, बंद होना या खुलना, ये सारे प्रभावित होते हैं। और ज्यादा लाइट जाने की वजह से कोलोबोमा की कंडीशन में जब आंखों को बंद करने में दिक्कत होगी और जो आइरिस का जो कंडीशन है जो लाइट को कंट्रोल करता है बाहर से जाने में, तो वो एकोमोडेशन का प्रॉब्लम उसमें आती है। नतीजा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर की तरफ जाती है और बच्चा उस लाइट को जब एकोमोडेट नहीं कर पाता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है। सो उसके लिए मैनेजमेंट के तौर पे दिखाया जाता है, बतलाया जाता है कि लाइट वाले एरिया में, खास करके जहां पे डायरेक्ट ग्लेयर से प्रॉब्लम हो रही हो, ज्यादा लाइट आंखों पे पड़ रहा हो, क्लासरूम मैनेजमेंट करते समय उसको ध्यान में रखना है कि ज्यादा लाइट वाले एरियाज में बच्चों को वहां पे बैठने से रोकना है। दूसरी चीज, हो सकता है कि सामने से लाइट आ रही है तो आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ अगर लाइट देते हैं तो ये ज्यादा बेहतर कंडीशन हो सकती है क्लासरूम मैनेजमेंट के तौर पे एक टीचर के लिए। दूसरी कंडीशन है चार्ज में हार्ट डिफेक्ट, H फॉर हार्ट डिफेक्ट, और इसमें हृदय से संबंधित समस्याएं हो सकती है। तीसरी है उसमें एट्रेसिया ऑफ कोएना। एट्रेसिया ऑफ कोएना का मतलब होता है श्वसन तंत्र जो है, हमारी श्वसन नली जो है उसको संकरापन हो जाना। एट्रेसिया की कंडीशन है संकरापन हो जाना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी तरह से, सांस लेने में पूरी तरह से समस्या होती है। डिपेंड करता है कि उसकी सिवियरिटी कितनी है, और अगर सांस लेने में समस्या होगी, ब्रीथलेसनेस की कंडीशन होगी, शॉर्ट ब्रीदिंग की कंडीशन होगी, तो वो बच्चे को लगातार ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में न मिलने से उसके सेल डेड होने लगेंगे, शरीर दुर्बल दिखेगा, और तो उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है और फिजिकल डेवलपमेंट वो सारे के सारे उससे प्रभावित हो जाएंगे, केवल श्वसन तंत्र को पतला होने की वजह से। क्योंकि ऑक्सीजन से हमारे दिमाग को पोषण मिलता है और वो ऑक्सीजन अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगी तो उससे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट जो उसमें कंडीशन है R फॉर है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो बच्चे की हाइट कम हो सकती है, डॉर्फिज्म का शिकार हो सकता है, उसकी वजह से उसकी ऊंचाई कम हो जाए, शरीर जो है वो उसके अंग बराबर विकसित नहीं होंगे, और डेवलपमेंट के भी उसमें डिफॉर्मिटी के साथ साथ डेवलपमेंट का भी रिटार्डेशन होता है। मतलब मस्तिष्क का विकास ना हो पाना, हो सकता है कि अंग का विकास हो गया, एनाटॉमिकल स्तर पर, संरचनात्मक स्तर पर उसका विकास हुआ, लेकिन उसमें पावर नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है, उसमें कार्य क्षमता न होने की वजह से उसका फंक्शन नहीं कर पाता। तीसरी नेक्स्ट कंडीशन है उसमें जेनेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिकल जो जेनेटिक ये कंडीशन है, जेनेटरी ऑर्गन से उसमें डिफॉर्मिटी हो सकती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यह प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा लास्ट है ईयर डिफॉर्मिटी, ईयर एबनॉर्मलिटीज, और इसमें जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है और साथ साथ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के मैक्सिमम केसेस देखने को मिलते हैं। सो ये 4 सिंड्रोम से अगर ग्रसित है बच्चा तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और अव्वल तो ये एक हेरिडेटरी कॉज है, सो इसमें भी अगर डॉक्टर से कंसीवनेस से पहले कंसल्ट किया जाए तो इसके लिए मेडिकेशन करते हुए कुछ व्यवस्था उसके लिए मेडिकल साइंस में है जिसके थ्रू इसको रोका जा सकता है, या इसका जेनेटिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन करके इसके लिए सुझाव दिया जा सकता है। तीसरा जो मेजर इशू है वो है असर सिंड्रोम, और असर सिंड्रोम की कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि बच्चे में ब्लाइंडनेस की कंडीशन जो है वो बाद में धीरे धीरे आती है, लेकिन हियरिंग की कंडीशन बाय बर्थ होती है। हियरिंग का जो लॉस है वो बाय बर्थ होता है। सिवियरिटी उसकी कुछ भी हो सकती है, प्रोफाउंड कंडीशन तक के भी हो सकती है, माइल्ड टू प्रोफाउंड कोई भी कंडीशन हो सकती है। ये दोनों कानों में हो सकता है या सिंगल कान में भी हो सकता है, एक कान में भी हो सकता है, मतलब यूनिलैटरल और बाइलैटरल दोनों ही कंडीशन इसमें आ सकती है। इसके साथ साथ जो ब्लाइंडनेस की कंडीशन है या विजन का जो प्रॉब्लम होती है, वो विजन का प्रॉब्लम में खास करके एक जो डिजीज है आंख का, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में जो आंखों का रेटिना है वो रेटिना के परिधीय दृष्टि में, मतलब रेटिना के पेरिफेरी में चारों तरफ स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे वो मेलेनिन की मात्रा वहां पे बढ़ने की वजह से काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं जो साइड से विजन को प्रभावित करते हैं।
और इसकी वजह से रॉड सेल्स प्रभावित होता है। आंखों में दो तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स की वजह से हम जो वस्तुओं का ब्लैक एंड व्हाइट विजन जिसको बोलते हैं वो हम देख पाते हैं, जबकि कोन सेल्स की वजह से डेप्थ परसेप्शन है, कलर परसेप्शन है, ये सारी चीजों का हम देख पाते हैं। तो रॉड सेल्स प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन आती है। रातों में जो हम देख पाते हैं वो रातों में रॉड सेल्स की वजह से देख पाते हैं। रॉड सेल्स अगर खत्म हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो ऐसी परिस्थिति में नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन आएगी और धीरे धीरे ये पेरिफेरल से सेंट्रल विजन की तरफ आकर के धीरे धीरे ये टनल विजन की तरफ आता है और लास्ट में 10 से 12 साल करीब करीब होते होते ये धीरे धीरे पूरी तरह से बच्चे में ब्लाइंडनेस की कंडीशन आ जाती है। सो ये सब परिस्थितियां हैं जो मेजर तौर पे प्रभावित करती हैं बच्चों को या व्यक्ति को जो प्रभावित करती है। डेफ ब्लाइंडनेस के ये बड़े कॉजेज हैं। इसके अलावा हम अगर सबसे सेकंड लास्ट स्लाइड पे चले प्लीज। सरकार की तरफ से किस तरह के प्रोग्राम्स को कंट्रोल किया जा रहा है और कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें अगर हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो क्या उठाए गए हैं, तो सबसे पहली कंडीशन तो वही है जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र तक, उसमें निश्चित रूप से कुछ टीकाकरण होना जरूरी है और वो टीकाकरण की अवधि निर्धारित है कि कितने समय में कौन सा डोज लगना है, कौन सा टीकाकरण का बूस्टर डोज लगना है। ये सारे डोज समय पे अगर लग जाए तो बहुत सारी डिसेबिलिटी को अपने आप रोका जा सकता है। और सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान इसी के ऊपर है कि डिसेबिलिटी को होने से ही डिसेबिलिटी को आने से पहले ही रोक दिया जाए। आप अभी की कंडीशन देख रहे हैं, जो वैश्विक महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, सारे लोग, पूरी दुनिया गुजर रही है। कोविड वैक्सीन, अभी कोविड वैक्सीन के तौर पे जो खोज हुई है मेडिकल साइंस ने, ये जो संजीवनी बूटी लाया है, अब इसमें भी सरकार का वही ध्यान है कि मैक्सिमम वैक्सीनाइजेशन जितना जल्दी कर दिया जाए ताकि शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक हो सके। सो वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है। और दूसरा जो उसका भारत सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, इसमें नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें आयोडीन की मात्रा कम हो जाने की वजह से खास करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी के केसेस मैक्सिमम देखने को मिल रहा था। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा मिल रहा था, क्योंकि वहां पे जो पानी है या भोजन का जो कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं आयोडीन की मात्रा कम हो पा रही थी। व्यक्तिगत तौर पे प्रत्येक व्यक्ति को 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे लेना होता है। सरकार ने उसके लिए जो व्यवस्था बनाई, उसने 1992 में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हुए पूरे देश में जो नमक की बिक्री होती है, उस नमक को आयोडाइज्ड साल्ट के तौर पे डेवलप कर दिया। अगर हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनको याद होगा, पहले बोरियों में नमक बिकती थी और वो आयोडाइज्ड नहीं होती थी। उसको खाने की वजह से ग्वाइटर रोग, जो घेघा रोग बोलते हैं, जो गर्दन के पास एक बड़ा सा गोल पिंड बन जाता था, तो वो ग्वाइटर रोग होता था, जिसकी वजह से समस्या आती थी, हेल्थ इश्यू आती थी। लेकिन अब पूरी तरह से फ्री फ्लो जो नमक आते हैं, पैकेज जो नमक आते हैं, उसमें आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। और नमक तो सबको खाना में खाना है, इसलिए आयोडीन को कंट्रोल करने के लिए, आयोडीन का लेवल कंट्रोल करने के लिए फूड में उसने भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो एजेंसी है, मिनिस्ट्री है, उसको नोडल एजेंसी के तौर पे इस कार्यक्रम के लिए रखा गया। और उन्होंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ जो 1984 में एडवाइजरी दिया था, उसको 1992 से इम्प्लीमेंट किया, जिसके आधार पर इस तरह के कार्यक्रम आयोडीन को प्रिवेंट करने के लिए किया गया, ताकि मल्टीपल डिसेबिलिटी के स्थिति को रोका जा सके। दूसरा एक जो प्रोग्राम है, हमने इसमें लिखा है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। पहले एक प्रोग्राम चलता था भारत सरकार का और राज्य सरकारों के सहयोग से, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इन्हीं प्रोग्राम को मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो था, उसका एक्सपेंशन के तौर पे चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम लाया गया। और उसमें यह प्रयास किया गया है कि मैक्सिमम हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए,
ताकि हॉस्पिटल्स में जब बच्चे एक सुरक्षित हाथों में सुरक्षित जो प्रसव की प्रक्रिया है वो अगर सुरक्षित होगी तो इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब घरों में प्रसव की प्रक्रिया होती थी, जब प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो ऐसी परिस्थिति में संक्रमण मैक्सिमम होता था और संक्रामक रोगों की वजह से समस्या होती थी कि ये सारे के सारे जो बच्चे जन्म ले रहे थे उसमें संक्रमण की संख्या, संक्रमण की मात्रा ज्यादा होने की वजह से मल्टीपल डिसेबिलिटी और दूसरे अन्य तरह की जो डिसेबिलिटी थी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, ये सारे के सारे देखने को मिलते थे। अभी सरकार का जो फोकस हो गया है उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी के ग्रुप में 2016 का जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के ग्रुप में ही एक सब ग्रुप के तौर पे डेफ ब्लाइंडनेस को अलग से डिनोट किया है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है डेफ ब्लाइंडनेस के फील्ड में काम करने वाले लोगों की। उन सारे पायनियर लोगों में संजय साहब भी शामिल रहे हैं, अखिल पॉल साहब शामिल रहे हैं, सेंस इंटरनेशनल इंडिया शामिल रही है और उनके साथ काम करने वाले करीब करीब 19 राज्यों के बड़े प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारे के सारे धन्यवाद के पात्र हैं जिनके एडवोकेसी की वजह से आज डेफ ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने में और उसका मैनेजमेंट करने में अभूतपूर्व सफलता हम लोगों ने हासिल की है। इसके अलावा कुछ और भी जो प्रोग्राम है, सस्टेनेबल स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की, और मैटरनल केयर मैक्सिमम देखने को मिलता है कि जो माताएं हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो माताएं हैं, माल न्यूट्रिशन का बहुत शिकार होती है। लेकिन एक मिथक भी है, ये जो माल न्यूट्रिशन का उसकी जो समस्या है, माल न्यूट्रिशन केवल गरीब परिवारों में नहीं है। हमारा जो फूड कल्चर है, फूड हैबिट्स है, जिस तरीके से वेस्टर्नाइज करते चले जा रहे हैं हम अपने फूड हैबिट को, माल न्यूट्रिशन की समस्या अब तो धनी परिवारों में ज्यादा होने लग गई है और उसकी वजह से, उस माल न्यूट्रिशन की वजह से, पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म, ये दोनों केसेज मैक्सिमम बड़े परिवारों में भी देखने को मिला है। बड़े परिवार मतलब जो धनी वर्ग है, जिसको पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन वेस्टर्नाइज करने की वजह से अपने फूड सिस्टम को, वो जो पिज्जा मेनिया की कंडीशन है, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो खाने की आदत पड़ गई, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता और पेट तो भर गया लेकिन शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसकी वजह से इनको समस्या होती है और यह आगे चल करके कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और ये लीड करता है डिसेबिलिटी को। इसके अलावा हम लोगों ने देखा अभी एक्सरे की कंडीशन तो बहुत कम होती है, लेकिन जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें 200 गुना से ज्यादा उसमें रेडिएशन होता है। इस रेडिएशन को भी कम करने की जरूरत है, उसका कम से कम इस्तेमाल करने की जरूरत है अल्ट्रासोनोग्राफी का। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का जो हेल्थ की कंडीशन देखने में, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट की कंडीशन देखने के लिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा आंख से संबंधित रोग, जिस पर एक बहुत धरातल से जुड़ा हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन है सक्षम, वो लगातार उस पर काम कर रहा है। काम्बा प्रोजेक्ट लेकर के आया हुआ है पूरा, कॉर्नियल अंधत्व मुक्त भारत। ये जो काम्बा प्रोजेक्ट है उसने बहुत हद तक के उपलब्धि हासिल की है। अभी उन लोगों ने पिछले 2 साल 3 साल पहले, जब 4 साल पहले जब ये इलाहाबाद में कुंभ था, तो उसमें भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी, जिसमें 10 लाख लोगों से वो कॉर्निया को डोनेट करने के लिए लोगों को प्रमोट किया था और उनसे कहीं ना कहीं एक कंसेंट लिया था कि मरने से पहले हम अपने आंखों को दान करके जाएंगे, ताकि हमारी आंखों से किसी दूसरे को रोशनी मिल सके, हमारी आंखों से कोई दूसरा व्यक्ति देख सके। इसी तरीके से कान से संबंधित रोग, जो NISHD है मुंबई, जिसको पहले NIHH के तौर पे जाना जाता था, उसके तरफ से एक स्लोगन दिया गया, बहता कान सावधान। आधे से ज्यादा लोग केवल कान की समस्या से ग्रसित इसलिए है कि शुरुआती दौर में उसका संक्रमण को नहीं रोका गया। ये सारी परिस्थितियों को अगर कंट्रोल किया जाए, जैसे ही कान से पानी निकलना, कान से मवाद निकलना, पीप निकलना, ये सब जब शुरू होती है, तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अपना एक कल्चर है, इंडियन कल्चर है, जो प्रिवेंट करता है, इन सब चीजों को जाने से रोकता है कि जब तक हमारी समस्या नासूर न बन जाए तब तक हम डॉक्टर के पास जाते नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से,
उन सारे लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपना या अपने परिवार का या अपने आसपास के छोटे बच्चे हो या बड़े लोग हो, कान की सुरक्षा करने के लिए डॉक्टर का समय पे प्रिस्क्रिप्शन लेना, उसका कंसल्टेशन लेना, आंख की सुरक्षा के लिए कंसल्टेशन लेना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये दोनों जो आपके फार सेंसेज है, ये ताउम्र आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। वो समस्या तो उनके लिए समझ में आती है जिनको दिखाई नहीं पड़ रही है, सुनाई नहीं पड़ रही है। जरूरी नहीं है कि वो सारे अनुभव अपने ऊपर लिया जाए और उसके बाद सीखा जाए। दूसरे के अनुभव से भी अगर हम सीखते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होता है। पूरी जिंदगी कम पड़ेगी अपने अनुभव से सीखने के लिए। मैं इस कार्यक्रम को, इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे अभी स्टॉप करता हूँ। सेशन हमारा 6 मिनट लेट हो चुका है और मैं माफी भी चाहता हूँ उसके लिए। और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्टर साहब जो सीआरसी लखनऊ के हैं, डॉक्टर रमेश कुमार पांडे साहब, और उनकी इंटायर टीम को, और जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आप सभी लोगों का एक बार फिर से सादर अभिनंदन करता हूं। आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको सुना और उपस्थिति 250 के आसपास बनी रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सादर धन्यवाद सर। जन जागरूकता, जन सहयोग एवं जैसा आपने बताया कि हमारे जाने के बाद हमारे नेत्र किसी के लिए एक दिव्यतम दृष्टि के रूप में उसके प्रयोग आएंगे। ऐसे भाव से युक्त होकर ही हम दिव्यांगता की इस श्रेणी पर और दिव्यांगता के इस कुप्रभाव पर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित ही आज का यह कार्यक्रम, आज का यह बौद्धिक आयोजन सभी प्रतिभागियों को समर्पण, ज्ञानार्जन और साथ ही साथ श्रेष्ठवत अपनी फील्ड में अपने को लगाए रहने हेतु ऊर्जा प्रदान किया होगा। इस हेतु श्री रमेश पांडे सर और विशेष रूप से श्री नीरज मधुकर सर, जो अभी अभी कल ही यात्रा करके लौटे हैं, लेकिन सीआरसी लखनऊ के आमंत्रण को स्वीकार कर और आज अपने बहुमूल्य ज्ञानार्जन को हमारे बीच रखकर आपने निश्चित ही विद्यार्थी हितों को सर्वोपरि रख करके आज इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता की है। सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से आप दोनों जनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, क्या मेरे सीआरसी लखनऊ के निदेशक सर मुझसे जुड़े हुए हैं? श्री रमेश सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, डायरेक्टर सर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं अभी। जी जी, ठीक है सर, कोई बात नहीं। आज जो व्यस्ततम है, मीटिंग चल रही है एक, उसमें बताया था उन्होंने। मैं श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के कार्यक्रम में अपनी अद्वितीय बौद्धिक विशेषज्ञता रखने हेतु हमारे दोनों विशिष्ट वक्ता और सभी प्रतिभागी जन तथा कार्यक्रम आयोजक सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री विकास मिश्र। धन्यवाद सर। जैसा कि आज का विषय जो कि डेफ ब्लाइंडनेस के अर्ली इंटरवेंशन से लेकर था, डेफ ब्लाइंडनेस एक ऐसी दिव्यांगता जिसमें हमारे 2 सेंसरी पार्ट्स, 2 सेंसरी ऑर्गन प्रभावित होते हैं। निश्चित ही यह दिव्यांगता अपने आप में बहुत गंभीर हो जाती है क्योंकि इसमें 2 सेंसरी ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं और इससे ग्रसित व्यक्ति, मुझे अगर मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक उसकी रीच है, जहां तक उसका स्पर्श है, वहां तक ही उसकी दुनिया होती है। लेकिन हम टीचर्स और हम अभिभावकों के द्वारा हम उसकी दुनिया और उसकी जो ज्ञान अर्जन की जो शक्ति है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे पहला रोल है अर्ली इंटरवेंशन का, शीघ्र पहचान का। जितनी जल्दी हम उसकी दिव्यांगता को पहचान जाएंगे, हम उसके लिए प्रोग्राम डिसाइड कर पाएंगे कि उसको किस तरीके से सिखाया जाए। और निश्चित ही आज के विषय पर आदरणीय श्री संजय मिश्रा सर और आदरणीय श्री नीरज मधुकर सर ने
अपनी विशेषज्ञता हम सभी के मध्य रखी, हम सभी लोगों को अपने ज्ञान से अभिसंचित किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ टीम की तरफ से, सीआरसी की तरफ से, हम सभी की तरफ से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना कीमती समय, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े जितने भी प्रतिभागी हैं उनको ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर, मेरा एक सवाल है और संक्षेप में जल्दी से मैं दे दूं, फिर खत्म होने जा रहा है। मेरा सवाल जो स्पीकर थे उनसे ये जानना है कि अगर इस प्रोग्राम को, अर्ली इंटरवेंशन को प्रोग्राम को यूपी में 15% डिसेबिलिटी है आंकड़े के अनुसार। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। अशोक जी का माइक अनम्यूट करिए प्लीज, उनको अपना सवाल बोलने दीजिए। अशोक जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि दिव्यांग जन की जो पॉपुलेशन है यूपी में 15% है और उसमें जो दिव्यांग जन हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम से निवेदन है कि अशोक जी को अपना सवाल पूरा कर लेने दीजिए। उनका माइक अनम्यूट कोई भी ना करे, उनका सवाल है उसको पूरा कर लेने दीजिए, जिससे कि वो अपना सवाल हमारे समक्ष रख पाए और हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं। अशोक जी का माइक उनकी तरफ से ही बंद हो रहा है, यहाँ से कोई उनके सेटअप करने का कुछ नहीं। मेरी वॉइस आ रही है सर आपको? हाँ जी बताइए। मेरा सवाल है, यूपी में 15% डिसेबिलिटी का आंकड़ा है और उस हिसाब से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जो यूपी में वर्क करता है तो उनका एक अपना ही एक विभाग के अंतर्गत अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का चलाया जाए। इस पैटर्न को इंडिया में फॉलो किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने भी 8 हैं वहाँ अभी ये बनने का एक प्रोजेक्ट चालू है, पायलट है। तो क्या ये सवाल पर कुछ टीका टिप्पणी जो प्रवक्ता साहब हैं दे पाएंगे कुछ? आदरणीय नीरज सर प्लीज अशोक जी के सवाल का अगर उत्तर दे सकते हैं तो प्लीज। अशोक साहब ने बड़ा वाजिब सवाल रखा है कि जिस तरीके से डिसेबिलिटी की कंडीशन है उस तरीके से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो एक एजुकेशनल सिस्टम है वो अभी भी कमजोर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। और इनका जो एक बचपन डे केयर की तरफ शायद ये इशारा कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ तो इस तरह का जो सिस्टम है वो पूरे देश में लागू करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। हालांकि ये जो व्यवस्था है वो एक पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर पे अभी कुछ बोल पाना हमारे लिए सही नहीं होगा। पॉलिसी मैटर पे उचित जब फोरम होता है तब हम लोग वहां पे उस बात को रखते हैं। पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में मैं कुछ दिन पहले जब पढ़ रहा था अपने उत्तर प्रदेश निदेशालय के वेबसाइट पे, मैंने देखा था डीडीआरसी जो है, डीडीआरसी के क्रियान्वयन के लिए भी माननीय गहलोत साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भारत सरकार के जो मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री महोदय ने भी उन्होंने इस पर जोर। आदरणीय नीरज सर आपका माइक म्यूट हो गया है। जितने भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में डीडीआरसी कार्यरत हैं उनको स्ट्रेंथनिंग किया जाए और जहां पे नहीं चल पा रहे हैं, जहां पे अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां पे इमीडिएटली शुरू करने के लिए प्रोसेस किया जाए, इसके लिए प्रस्ताव मांगा गया है। साथ साथ आरबीएस के जो स्कीम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके अंतर्गत भी डीईआईसी का जो एक प्रोजेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, ये डीईआईसी भी प्रस्तावित है और उसका भी प्रोसेस में चल रहा है कि जितना जल्दी इसकी स्थापना सारे जगहों पे फंक्शनल कर दिए जाए। कुछ राज्यों में स्थापित हो चुके हैं, कार्यान्वित किए जा चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ये इसका प्रोसेस चल रहा है। ये सारे पॉलिसी मैटर्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में देखना है, लेकिन सीआरसी के तरफ से अभी व्यक्तिगत तौर पे अर्ली इंटरवेंशन जो चलना है, पूरे 18 के 18 सीआरसी जिसको इम्प्लीमेंट करने में लगी है। शुरुआत अभी जैसा राजीव साहब ने भी बतलाया, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं और बचपन डे केयर सेंटर जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, सरकार का जोर न केवल बचपन के ऊपर बल्कि दूसरे और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा अभी हमने बतलाया कि हेल्थ डिपार्टमेंट का आरबीएस के स्कीम हो या कल्याण अपना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तरफ से डीडीआरसीज हो,
इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सरकार की तरफ से जोर शोर से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। बट एक चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस तरह के पॉलिसी मैटर्स में फाइनेंशियल क्रंच बहुत बड़ी समस्या बन करके आती है, और मैं अभी तो टीका टिप्पणी उस पर करने के लिए ऑथराइज नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि निकट भविष्य में एक पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिलेगा, एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश शासन भी इस पर बहुत तेजी से काम करने में लगा हुआ है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है अशोक जी को उनका उत्तर मिल गया होगा, और आपने सही कहा कि सुधार धीरे धीरे ही होता है और जल्द ही हम उस प्रक्रिया में होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा सुधार हमें देखने को मिलेगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए। तो अशोक जी, आपको आपका उत्तर मिल गया है। मैं नीरज मधुकर सर और आदरणीय संजय मिश्रा सर, आप दोनों को सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हुए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सादर प्रणाम करते हुए सीआरसी लखनऊ की टीम की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन से और जिनके सहयोग से हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। उनका मार्गदर्शन हमें समय पर मिलता रहता है। परेश जी प्लीज आप बीच में इंटरप्ट ना करें। परेश जी प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें। ओके सर, ओके। हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में हमारे सीआरसी के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके कुशल नेतृत्व में हम इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और जितने भी हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग और चाहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, चाहे हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड कर रहे हैं, उन सभी में सर का जो सहयोग है और सर का मार्गदर्शन है वो हमेशा हमें मिलता रहता है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं हमारे साथी समन्वयक जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं, आदरणीय राजीव रंजन सर का, आदरणीय नागेश सर का, आदरणीय सविता मैडम सर का, जिनके सहयोग के बिना हम इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित नहीं कर सकते। उनका कोऑपरेशन और उनका सहयोग हमें मिलता रहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आईटी एक्सपर्ट श्री सुमित कुमार गिरी सर का, जिनकी विशेषज्ञता के बिना शायद इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित हम लोग कर पाना संभव नहीं है। सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी के सभी ऑफिशियल्स का, सीआरसी की समस्त टीम का, जो हमारे साथ लगातार सहयोग करती रहती है, हमारे साथ लगातार जुड़ती रहती है इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी प्रतिभागियों का, जो अपने कोऑपरेशन से, अपने सहयोग से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अपना प्यार और हम अपना सहयोग सीआरसी लखनऊ के साथ बनाए रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे अन्य कार्यक्रमों में भी इसी तरीके से अपना सानिध्य, अपना सहयोग बनाए रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, परेश भारती जी बोलिए। सर, मेरा एक समस्या था सर, जैसे हम लोग बराबर जो है सो पार्टिसिपेंट मतलब अटेंड कर रहे हैं सर, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है सर। आदरणीय परेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ की ओर से सर, आपके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट को हमारी तरफ से दिया हुआ सर्टिफिकेट मिल जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको सर्टिफिकेट से जुड़ी कोई भी बात करनी है, आपको सर्टिफिकेट से जुड़ी कोई भी बात करनी है, वो कार्यक्रम के अंत में किया करिए, क्योंकि कार्यक्रम की एक आयोजन करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही आप इस तरीके के प्रश्न हमारे समक्ष रखा करें और आपके प्रश्नों का समाधान जरूर किया जाएगा। हमने आपको एक ईमेल आईडी दी हुई है, लास्ट टाइम भी दी थी, CRC